My dear students of class 11th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ghulam Muhammad Sheikh, your political science teacher, presently posted as lecturer at Government Boys Higher Secondary Institute, Lalpura. Today I am going to discuss with you the last leg of my previous topic that we are discussing since last couple of weeks, entitled as fundamental rights. Today we will discuss the last fundamental right guaranteed by the Indian Constitution under Part 3rd of the Indian Constitution, entitled as right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies, the sixth and the last most important fundamental right guaranteed by the Indian Constitution under Article 32 of the Indian Constitution. यह right to constitutional remedies इस लिस्ट में छठा और आखिरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 32 के तहत इंडियन सिटीजन्स को गारंटी किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि जितने भी इससे पहले फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, ये राइट उनका मुहफ़िज़ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन उर्दू इट मीन्स आईनी चाराजोई का हक। आईनी चाराजोई का हक, जितने राइट्स, पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, इन राइट्स का एक प्रोटेक्टर है, इनका एक डिफेंडर है, इनका एक मुहफ़िज़ है, जिससे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जानते हैं। ये एक एजाब है, ये एक यूनिक सिस्टम है, यूनिक नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जब भी कोई चीज़ गारंटी की जाती है, उस चीज़ को अपने पास रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उसके साथ ही एक और वेपन दिया जाता है जो उसका एक मुहफ़िज़ तस्वुर किया जाता है। इसी तरह से जितने हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी है, जो आपके जहन में पहले ये चीज़ें बातें होंगी जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ पिछले चंद क्लासेस में। राइट टू इक्वलिटी है हमारा पहला फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम है सेकंड। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तीसरा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। कल्चरल एजुकेशन राइट्स भी हमारे फंडामेंटल राइट है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा ये भी एक फंडामेंटल राइट है, जो जितने भी इससे पहले फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये उनका एक गारंटर है अंडर आर्टिकल 32। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट merely declare a list of rights. A mere declaration of fundamental rights is meaningless unless there is an effective machinery for their enforcement. Right to constitutional remedies is an important right under Article 32, the very soul and the very heart of Indian Constitution. Guarantees the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by Part 3rd of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये एक लिस्ट है, और ये लिस्ट तब तक मीनिंगलेस होता है जब तक वहां पे एक मिशनरी न हो जो इन राइट्स की इफेक्टिव इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाए। इन राइट्स को हकीकी अंदाज में इंजॉय करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मिशनरी दी है, एक इफेक्टिव मैकेनिज्म दिया है, जिसके तहत इन राइट्स को हम इंजॉय कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं। और ये मैकेनिज्म, ये इफेक्टिव मिशनरी हमें दी गई है अंडर आर्टिकल 32 बाय द नेम ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस आर्टिकल 32 को
वेरी सोल एंड वेरी हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स conferred by part 3 of the Indian Constitution। हिंदुस्तानी आईन के चैप्टर 3 में थर्ड के तहत जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर कोई ये राइट आपसे स्नेच करता है, आपको एंजॉय करने से रोकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। अपने इन राइट्स की बाजियाबी के लिए आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, ताकि ये राइट्स आपको वापस मिले जो कभी कोई अथॉरिटी आपसे स्नेच करने की कोशिश करता है। The Supreme Court of India has been vested with the special jurisdiction and responsibility in the matters of enforcement of fundamental rights। Enforcement of fundamental rights के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक खास पावर दिया गया है, अपना एक स्पेशल जुरिस्डिक्शन दिया गया है, एक जिम्मेदारी रखी गई है कि अगर किसी भी शहरी का कोई भी ये फंडामेंटल राइट किसी भी वक्त कोई स्नेच करने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कार्रवाई कर सकता है, रिट्स भी इशू कर सकता है, डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है, ऑर्डर्स भी दे सकता है, ताकि जितने भी राइट्स सिटीजनों के दिए गए हैं, पर्टिकुलरली अंडर दिस चैप्टर, जिनको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, अगर कोई भी अथॉरिटी इनको स्नेच करने की कभी भी कोशिश करती है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी बॉडी हमारे पास है जो गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी सिटीजन अगर उसे लगता है कि मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट मुझे नहीं दिया जा रहा है, या मेरा ये कोई राइट स्नेच किया जा रहा है, तो उस राइट की बाजियाबी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है, जिससे इसके राइट्स इसे वापस मिल सकते हैं और ये इन पर दोबारा इनको एंजॉय करने में या ये कामयाब हो सकता है। In the exercise of this jurisdiction, the Supreme Court of India is empowered to issue orders, directions and writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate। इन फंडामेंटल राइट्स की बाजियाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने इस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए इसके पास एक पावर है, ये इशू कर सकता है ऑर्डर्स भी, डायरेक्शंस भी और रिट्स भी। रिट्स भी एक किस्म का ऑर्डर है, रिट्स भी एक किस्म की डायरेक्शंस हैं। ये इन द नेचर ऑफ, और इसके डिफरेंट नेचर्स हैं। जैसा मामला इस वायलेशन का फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उस मामले की नज़ाकत को देखकर उसी के मुताबिक एप्रोप्रिएट ऑर्डर दिया जा सकता है। ये ऑर्डर्स, ये रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस भी दिए जा सकते हैं, मैंडामस भी दिए जा सकते हैं, प्रोहिबिशन भी, को वारंटो भी और सर्चरो भी। जैसा मामला हो वैसी ही ऑर्डर और रिट दी जाती है, वैसे ही डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आती है। दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव but is concurrent with that of high courts under article 226। the high courts have also been empowered to issue orders, directions and writs for the enforcement of fundamental rights। ये एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच हर एक शहरी के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हर एक स्टेट में एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, जिसको हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। पूरे मुल्क में एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि हर एक शहरी की एक्सेस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हो सकती है। इसलिए हर एक स्टेट में एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रखा गया है, जिसे हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 226 जितने भी हमारे स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं, इनके पास भी ये ताकत, इनको भी ये ताकत से नवाजा गया है। ये भी ये रिट दे सकते हैं, बट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये रिट्स, ये ऑर्डर्स, ये डायरेक्शन इशू कर सकता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हमारे जितने भी हाई कोर्ट्स हैं स्टेटों के, वो भी
इनको भी ये पावर दिया गया है, वो भी इन राइट्स की बाजियाबी के लिए ये ऑर्डर्स दे सकता है। इन रिट्स के मतलब तहत ये अंडर 226 के तहत ये पावर हाई कोर्ट्स के पास भी है, क्योंकि स्टेट में रहने वाला ये शहरी अपने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है, ये दस्तक दे सकता है अपने इन ये राइट्स की बाजियाबी के लिए अंडर आर्टिकल 226। The judiciary can set aside laws and executive orders if they are violative of the fundamental rights। कोई भी ऑर्डर अगर गवर्नमेंट निकालती है, इशू करती है, जो वायलेशन करार दिया जाता है, जिससे वायलेट होती है फंडामेंटल राइट्स सिटीजनों के, तो उस ऑर्डर को ये कोर्ट्स, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, स्टेटों के हाई कोर्ट हो, इसको ये असाइड रख सकते हैं, कलअदम करार दे सकते हैं, इस पर अमल रोक सकते हैं अगर ये समझे जाते हैं कि इनसे शहरियों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट का भी एक सबसे बड़ा पावर है जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी ये गवर्नमेंट का ऑर्डर या अथॉरिटी का ऑर्डर या इवन कैबिनेट का ऑर्डर या हमारे मुल्क में किसी भी अथॉरिटी का ऑर्डर कोई जाता है against the very spirit of the Indian Constitution या against the very spirit of the interests of the people, तो उस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड करार दे सकता है। ये भी एक स्पेशल पावर है जुडिशियल रिव्यू हमारे सुप्रीम कोर्ट का है, जिससे कोर्ट की बालादस्ती, जिससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बालादस्ती हमारे मुल्क में कायम होती है। और ये हमारे गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स है, 3 मेन ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है। जुडिशरी द मोस्ट या ये इनफ्लुएंशियल एंड पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे इस सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है। अगर किसी भी वक्त कोई भी अथॉरिटी इस आइन को थोड़ा ये दख पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ये नल एंड वाइड भी करार दे सकता है। और ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर लग रहा है कि अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर जो वायलेशन के तौर पर लिया जाता है, जिससे फंडामेंटल राइट्स सिटीजनों के वायलेट होते हैं, तो उस राइट को, उस ऑर्डर को वो असाइड कर सकता है, बलाई ताक रख सकता है, उस पर अमल रोक सकता है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द फॉलोइंग डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। अब मामला ये है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट होता है, उसको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नीचे दिए हुए रिट्स और डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ताकि सिटीजनों के ये गसबशुदा, सिटीजनों के ये स्नेचड राइट्स को फिर बहाल किया जाए। जैसा पहली रिट जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। पहला ऑर्डर, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ये रिट सुप्रीम कोर्ट भी अंडर आर्टिकल 32 इशू कर सकता है इन फेवर ऑफ देयर सिटीजन्स विद रिगार्ड टू द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द हाई कोर्ट respective high court deems that any of the fundamental right of the citizen is violated। इस रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को दोनों कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है इन द फेवर ऑफ देयर सिटीजन्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो देखने की कोशिश करेंगे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है। हैबियस कॉर्पस लिटरली means we may have the body, we may have the body। लगी माने है इसका we may have the body। habeas corpus लफ्ज का माने है we may have the body, we may have the body। it is the most valuable writ
for the personal liberty. Most valuable writ एक फर्द की इंडिविजुअल लिबर्टी को कायम रखने के लिए सबसे बड़ी रिट है, जिसको हम रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस के नाम से जानते हैं, जिसका लिटरली मीनिंग है, मीन जो लिटरली करता है वी मे हैव द बॉडी, वी मे हैव द बॉडी। अब देखने की कोशिश करेंगे ये रिट कहाँ इस्तेमाल होती है, किसके बचाव में ये इशू की जाती है। ए पर्सन व्हेन अरेस्टेड मूव्स द कोर्ट फॉर द इशू ऑफ दिस रिट। जब भी किसी शख्स को, किसी सिटीजन को अरेस्ट किया जाता है, फौरन वो कोर्ट का दरवाजे पर दस्तक देता है इस रिट को इस्तेमाल करते हुए। इट इज एन ऑर्डर बाय ए कोर्ट to the detaining authority to produce the arrested person before it so that it may examine whether the person has been lawfully detained or not. जब भी किसी सिटीजन को अरेस्ट किया जाता है तो अपनी अरेस्ट को ये कलअदम करार देने के लिए, अपनी अरेस्ट को जस्टिफाई या नॉन जस्टिफाई करने के लिए वो फौरन सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एज द केस में भी दस्तक देता है। इस रिट के जरिए उसे एक राहत मिलती है, एक रेमेडी मिलती है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसा मामला हो, डिटेनिंग अथॉरिटी को एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप इस गिरफ्तारशुदा पर्सन को, सिटीजन को कोर्ट के सामने पेश करें ताकि कोर्ट देख ले कि इस सिटीजन को लीगली डिटेन किया गया या इलीगली। If the court is convinced that the person is illegally detained, it can issue orders for his release. अगर कोर्ट को ये बावर होता है, कोर्ट एग्जामिन करने में कामयाब होता है, कोर्ट को ये लगता है कि इस सिटीजन को डिटेनिंग अथॉरिटी ने इलीगली डिटेन किया है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो कोर्ट इस सिटीजन की, इस फर्द की ये रहाई के अहकाम सादिर करता है। इस तरह से पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए सबसे बड़ा एक हथियार हमें दिया गया है रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के तहत। और दूसरी जो रेमेडी हमें दी गई है, जो रिट के तहत हमें दी गई है, वो दूसरी है द रिट ऑफ मैंडामस। द रिट ऑफ मैंडामस, द रिट ऑफ mandamus. The writ of mandamus. Mandamus, it is a Latin word. It is a Latin word. It is a Latin word which means we command. Which means we command. We command. Mandamus लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है we command. We command. जैसा उर्दू में इसका माने करने की कोशिश करेंगे, वी कमांड, हम हुक्म देते हैं, हम कमांड करते हैं। इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम ए सुपीरियर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म एन एक्ट विच फॉलोज विद इन इट्स ड्यूटी। किसी भी सुपीरियर कोर्ट को, किसी भी इंफीरियर कोर्ट को, किसी भी ट्रिब्यूनल को ये एक ऑर्डर दिया जाता है, बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एज द केस में भी हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया जाता है मातहत अदालतों को, ट्रिब्यूनलों को या किसी पब्लिक अथॉरिटी को कि आप अपना काम कीजिए, जो काम आपके हद इख्तियार में आता है, जिसको आप परफॉर्म करने से आप तक नाकाम रहे हैं, नाकाम रहे हैं। इट इज इशूड to secure the performance of public duties and enforce private rights withheld by public authorities. जितने भी लोगों के काम हैं इनको करने का, जितने भी जिम्मेदार लोग होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो कहीं पे डिफिशिएंसी का, वो कहीं पे वो अपनी ये गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, तो इनका जिम्मेदार बनाने के लिए द रिट ऑफ मैंडामस इशू की जाती है और इन्हें जोर देकर कहा जाता है कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी काम आ रहे हैं, जितने भी ये लोगों के काम आपको करने हैं, इनको करने के लिए इनको हुक्म दिया जाता है। और जैसा
मामला हो, लोअर कोर्ट में ये मामला हो, या किसी ट्रिब्यूनल में हो, या किसी ट्रिब्यूनल को ये दिया जाता है, या किसी लोअर कोर्ट को भी हुक्म दिया जाता है कि आपके जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी मामले आते हैं इन पर आप अमल कराने के लिए काम कीजिए। और इस तरह से मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज के लिए ये रिट ऑफ मैंडामस इशू की जाती है। नंबर थर्ड रिट जो रेमेडी हमें दी गई है, द रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो, को वारंटो इज एन अनदर इंपॉर्टेंट रिट। इसके को वारंटो इट मीन्स, इट लिटरली मीन्स बाय विच वारंट्स, बाय व्हाट वारंट्स। को वारंटो it literally means by what warrants. It is a writ issued with a view to restraining a person from acting in a public office to which he is not entitled. कोई किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, बड़ा अफसर बना हुआ है, उस कुर्सी पर बैठने के लिए जितनी भी कंडीशन दरकार है उन कंडीशन को बालाए ताक रखकर वो ऑफिसर वहां बैठा हुआ है, जैसा कि वो उस कुर्सी के लिए, उस ऑफिस के लिए इंटाइटल नहीं करता है। इसको रोकने के लिए को वारंटों की रिट इशू की जाती है। को वारंटों की रिट इशू की जाती है। द रिट इज इशूड टू प्रिवेंट इलीगल एग्जिबिशन ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस। किसी भी पब्लिक ऑफिस को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखने से रोकने के लिए रिट इस्तेमाल की जाती है, को वारंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूं यहाँ पे को समझाने के लिए। अ पर्सन ऑफ 62 years is appointed to fill a public office whereas the retirement age is 60 years. Now the appropriate court has a right to issue a writ of quo warranto against that person and declare the office vacant. एक ऑफिस की बड़ी चेयर को, एक ऑफिस के बड़े अफसर को अपॉइंट करने के लिए जो एज रखी गई है वो 60 है, 60, जबकि वो 60 है, 62 है, 62 है। फॉर एग्जाम्पल आई विल रिपीट इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल a person of 62 years is appointed to fill a public office whereas the retirement age is 60 years. Is 60 years. Is 60 years. Now the appropriate court has a right to issue a writ of quo warranto against that person and declare the office vacant. एक बड़े ऑफिस में बड़े अफसर के लिए जो एज रखी गई है वो 60 है, जबकि 62 वाले को उस पर अपॉइंट किया जाता है, उसे उस दफ्तर का बड़ा ऑफिसर बनाया जाता है, उस पब्लिक पोस्ट को उससे ऑक्यूपाई कराया जाता है, जबकि एज 60 ईयर्स है। तो कोर्ट को वारंटों की रिट इस्तेमाल कर सकती है और इस शख्स को, इस सिटीजन को, इस ऑफिसर को उस कुर्सी को ऑक्यूपाई करने से रोका जाता है और इस बड़ी कुर्सी को वैकेंट करा दिया जाता है। वो इलीगल, वो हम ये जहन में रखेंगे कि किसी भी ऑफिस को इलीगल एग्जिबिशन ऑफिसों के रोकने के लिए, इलीगल एग्जिबिशन ऑफिसों के रोकने के लिए ये रिट को वारंटों के नाम से जारी की जाती है, ताकि पब्लिक ऑफिसों को वही कमांड कर ले जो इसके लिए एलिजिबल हो, जो तमाम कंडीशन उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करने के लिए जरूरी हो, उनको फिल अप करने के लिए वही लोग आ जाएं जो उनको फिल करने के अहल हों। अदरवाइज दूसरों को उन ऑफिसों की कमांड करने से रोकने के लिए ये रिट इस्तेमाल की जाती है, रिट ऑफ को वारंटो। नेक्स्ट रिट, the writ of prohibition. The writ of prohibition. The writ of prohibition. Another very important writ known by the name of writ of prohibition. Prohibition means to forbid or to stop, and it is popularly known as city orders. इसका मतलब है मना करना, रोकना। इससे उर्फ आम में इस रिट ऑफ प्रोहिबिशन को हम सिटी ऑर्डर के नाम से जानते हैं। इट इज अ रिट इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉरबिडिंग इट टू परफॉर्म एन एक्ट आउटसाइड इट इज ज्यूरिसडिक्शन। छोटे कोर्ट या ट्रिब्यूनल के नाम से ये रिट जारी की जाती है और उसे उस मामले पर सुनवाई करने से रोका जाता है जो मामला उसके हद इख्तियार में नहीं आता है।
यानी जिस मामले में वो सुनवाई करके एक इनक्रोचमेंट करता है, उस इनक्रोचमेंट को रोकने के लिए कि इस रिट को इशू करके हुए उसे कहा जाता है कि यू आर सपोर्ट टू रिमेन विद इन योर जुरिसडिक्शन। आप अपने हद में आने वाले मामले ही इनकी सुनवाई कीजिए, इन्हीं पर आप एक्शन कीजिए। जो आपके जुरिसडिक्शन से बाहर हैं उन मामलों को आप सुपीरियर कोर्ट के लिए छोड़िए। और अगर भी कोई कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऐसी किसी मामले की सुनवाई या ऐसे मामले को हाथ में लेने की कोशिश करता है जो उसके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो उस मामले पर सुनवाई रोकने के लिए, उसे दूर रखने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इस्तेमाल की जाती है, इशू की जाती है। आफ्टर द इशू ऑफ दिस रिट द प्रोसीडिंग्स इन द लोअर कोर्ट कम टू सिटी। जब ये रिट इस्तेमाल की जाती है, जब ये रिट इशू की जाती है, तो इसके बाद लोअर कोर्ट में और ये ट्रिब्यूनल में या ये इसकी सुनवाई रुक जाती है। लास्ट रिट, द रिट ऑफ सर्शिरो, द रिट ऑफ सर्शिरो, it is another important writ of certiorari. Literally it means to be certified, certified, तस्दीक करना, जिसको हम कहते हैं तस्दीक करना। It's a writ issued by the superior court to some inferior court or tribunal to transfer the matters to it for proper consideration. ये रिट बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एज द केस में भी इशू करता है किसी छोटे अदालत के नाम या किसी ट्रिब्यूनल के नाम, और उसे कहा जाता है कि आपके अदालत में जो जेर समात मामला है उसको आप सही प्रॉपर कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर कीजिए बड़े कोर्ट तक। यानी आपकी कॉम्पिटेंस यहाँ जवाब देती है। इंफीरियर कोर्ट उस मामले को कंसिडर करने में, चाहे इसमें मनी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी ज्यादा हो, या ये केस बड़े कोर्ट में सुनवाई के लिए फिट हो, तो उस कोर्ट को ट्रांसफर करने के लिए बड़ा कोर्ट एक रिट इशू करता है, रिट ऑफ सर्शिरो, जिसमें लोअर कोर्ट को, इंफीरियर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को एज द केस में भी उसे कहा जाता है कि आपके अदालत में जो जेर समात मामला है आप उसको ट्रांसफर कीजिए फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन बड़े कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए आप इसको ट्रांसफर कीजिए ताकि इस मामले पर पूरी सुनवाई करके ये जो इसमें कंटेस्टिंग पार्टीज है इनको पूरा जस्टिस दिया जाए। इस मामले को ट्रांसफर करने के लिए द रिट ऑफ सर्शिरो इशू की जाती है। ये चंद रिट्स थी जो हमें दी गई है, चंद रेमिडीज हैं जो हमें दी गई है राइट टू काउंसिल रेमिडीज के तहत, जो एक फंडामेंटल राइट है हमारा, लास्ट एंड सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट टू काउंसिल रेमिडीज। और इसको गारंटी करता है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रिट्स को इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द वायलेटेड राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। और इसी या काउंसिल रेमिडीज के तहत सुप्रीम हाई कोर्टों को भी अंडर आर्टिकल 226 एक पावर दिया गया है, जिसके तहत हाई कोर्ट्स भी स्टेटों के रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स। ये चंद बातें थी जो राइट टू काउंसिल रेमिडीज के बारे में मैंने आपके सामने रखी है। इसमें ये इंट्रोडक्शन जो मैंने दी है इसमें डिफिशिएंसी रही हुई होंगी, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम का क्लास हमारे पास है, डिटेल्ड बातें इसमें नहीं हो सकती हैं, लेकिन चंद ज़रूरी हिंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आप इन हिंट्स को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह मज़ीद इस लेसन के बारे में भी आप हासिल करने की कोशिश करेंगे अपने रेफरेंस बुक से भी, और कहीं भी उसके अलावा भी अगर कहीं आपको लग रहा है कि कहीं हमारी डिफिशिएंसी रही होगी तो आप मेरे साथ भी राब्ता कायम कर सकेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और तो अगेन दूसरे लेसन, दूसरे क्लास तक मैं आपसे इंशाअल्लाह मैं आपसे ये रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करने की आपको ज़्यादा तौफीक दे। वसलम, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।